ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जस्ट सेफ हॉस्पिटल मॉरिशस। डॉक्टर रत्नेश सेन ने उनके फोन पर आई हुई उस कॉल के नंबर की डिटेल्स लेकर इंस्पेक्टर पुनर्रूपन का एक साथी वहां से तुरंत बाहर की ओर निकल जाता है ताकि समय रहते उसे ट्रेस करके फोन करने वाले को हिरासत में लिया जा सके। फिर डॉक्टर रत्नेश सेन इंस्पेक्टर रूपन से बात करना शुरू करते हैं। बताते हैं, इंस्पेक्टर, यह एक दुर्लभ ब्लड ग्रुप है। अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि इसके लिए अलग अलग कोई कोड वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह कितना दुर्लभ है इस बारे में अगर बात किया जाए तो यह पूरी दुनिया में केवल 20 से 25 लोगों का ही है। मैं एकदम ठीक इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अपने देश में मौजूद इन लोगों की सुरक्षा के लिए सभी देशों में सख्त से सख्त नियम बनाए गए हैं ताकि उनकी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति या एजेंसी को न मिल सके। इंस्पेक्टर रूपन डॉक्टर रत्नेश को बीच में ही रोकते हुए कहते हैं, क्या इन व्यक्तियों को इतनी अधिक सुरक्षा सिर्फ इसलिए दी गई है ताकि इसी ब्लड ग्रुप के किसी एक अमीर या सक्षम व्यक्ति के ब्लड के लिए जरूरत पड़ने पर दूसरे व्यक्ति को शिकार न बनाना पड़े? डॉक्टर रत्नेश हंसते हुए कहते हैं, बिल्कुल इंस्पेक्टर, ऐसा ही होता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है क्योंकि यह एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसकी हीलिंग पावर, खुद को ठीक करने की शक्ति बहुत अधिक होती है, किसी भी सामान्य व्यक्ति से 2.5 से 3 गुना ज्यादा। और इसी हीलिंग पावर की वजह से इसे एक्सपेरिमेंट का शिकार होना पड़ सकता है। यही मुख्य वजह है कि उन लोगों की पहचान छुपाई गई है। इसके बाद एक पल रुककर डॉक्टर रत्नेश आगे कहते हैं, इंस्पेक्टर, किसी के पास शक्तियाँ अधिक हो या कम, जीने का अधिकार सभी को है, लेकिन आज की दुनिया में इंसान की लालची प्रवृत्ति को तुम जानते ही हो। उसी के चलते इनका जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए अपने देश के एक सभ्य नागरिक होने के नाते उनकी सुरक्षा हम सभी की साझी जिम्मेदारी है। डॉक्टर रत्नेश सेन की बात सुनकर इंस्पेक्टर पुनर्रूपन को काफी हैरानी होती है। यह मामला उसके सोच के बिल्कुल विपरीत था। वह पहले इसे सिर्फ किडनैपिंग का केस समझ रहे थे जिसमें वॉलंटियर किसी रेयर ब्लड ग्रुप का था। अब इंस्पेक्टर एक सवाल और पूछता है, डॉक्टर, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि यह ब्लड ग्रुप नेचुरल है या फिर इसे बनाया गया है? मेरा मतलब एक्सपेरिमेंट से है। डॉक्टर रत्नेश सेन पहले इंस्पेक्टर की तारीफ करते हुए कहते हैं, बेशक आप काफी स्मार्ट हैं। फिर इंस्पेक्टर के सवाल का जवाब देते हुए बताते हैं, यह बता पाना काफी मुश्किल होगा कि इसका ठीक कारण क्या है, लेकिन जहां तक चिकित्सा की दुनिया में तमाम एक्सपेरिमेंट के बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जा चुका है, उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि यह नेचुरल नहीं है। जहां डॉक्टर ने ऐसा कहने पर इंस्पेक्टर रूपन के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। इस पर डॉक्टर रत्नेश सेन मुस्कुराते हुए कहते हैं, इससे भी ज्यादा हैरानी तुम्हें यह जानकर होगी कि इस तरह के वह लोग जिन पर एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, हम उनके बारे में यह भी नहीं जानते हैं कि वह कैसे और कब किया गया होगा। इसके अलावा वह दोबारा अपनी अपनी जगह पर कैसे पहुंचे होंगे, या फिर तुम यह भी कह सकते हो कि वह अलग अलग देशों में कैसे पहुंचे होंगे। यह सारी की सारी बातें अनसुलझी गुत्थी है। एक पल रुककर डॉक्टर रत्नेश फिर से कहना शुरू करते हैं, यह तो तय है कि इस दुनिया में कोई न कोई ऐसा जरूर होगा जिसे इस मामले के बारे में सब कुछ पता होगा कि वह यह सब क्यों हुआ और कैसे हुआ। लेकिन फिलहाल हमारी समस्या सिर्फ इतनी है कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता है, सिवाय इसके कि हमारे पास इसी रेयर ब्लड ग्रुप का एक 10 साल का बच्चा है जिसे यह ब्लड ग्रुप अपनी माँ से मिला है। उस बच्चे के माता पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो चुका है और वह अपने दादा दादी के साथ रहता है। डॉक्टर की सारी बातें सुनकर इंस्पेक्टर रूपन कुछ पलों के लिए खामोश हो जाता है। उसके चेहरे को देखकर यह बिल्कुल स्पष्ट था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा था और उसकी आंखें एकदम स्थिर थी और शरीर में कोई भी हलचल दिखाई नहीं दे रही थी।
डॉक्टर रत्नेश सेन को उस बच्चे के विशेष लगाव था, जिसका मुख्य कारण था उसका बहुत से छोटे से उम्र में माता पिता के प्यार से वंचित हो जाना। डॉक्टर रत्नेश ने कानून के दायरे में रहकर उसके ब्लड ग्रुप पर काफी एक्सपेरिमेंट किए थे, ताकि फ्यूचर में उसे सेफ्टी दी जा सके। यही वजह थी कि डॉक्टर रत्नेश सेन यह जान पाए थे कि इस ब्लड ग्रुप की हीलिंग पावर समान ब्लड ग्रुप से कहीं ज्यादा है। इस ब्लड ग्रुप से संबंधित ऐसी कुछ अन्य जानकारियां भी डॉक्टर रत्नेश सेन के पास में थी। डॉक्टर रत्नेश सेन को उसके घर का एड्रेस या फोन नंबर बताने के लिए किसी फाइल की जरूरत नहीं थी। वह अपने ड्रावर से पेपर पेन भी निकालते हैं और उस पर डिटेल लिखकर इंस्पेक्टर रूपन की तरफ बढ़ा देते हैं। डॉक्टर रत्नेश सेन के ऐसा करने पर इंस्पेक्टर पुनर्रूपन की सोच में बाधा पड़ जाती है, जिससे उनका ध्यान डॉक्टर की तरफ चला जाता है। इसके बाद डॉक्टर रत्नेश कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा जानना आपके लिए जरूरी होगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम इस पर फिर से बात कर सकते हैं। इंस्पेक्टर पुनर्रूपन अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है और डॉक्टर से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। डॉक्टर रत्नेश अपना हाथ आगे करते हैं। इंस्पेक्टर रूपन कहते हैं, जिस चीज के बारे में जानना ठीक न हो उसके बारे में जानने की कोशिश करके मैं आपकी मुश्किल नहीं बढ़ाऊंगा। प्रार्थना कीजिए कि आपकी दी हुई इसी इंफॉर्मेशन से हम आपके काम में सफल हो जाएं। समय पर उस बच्चे को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सके। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर वहां से तेज कदमों से बाहर निकल जाता है। दमयंती देवी का किला। इस वक्त दमयंती देवी के अंदर जितना घमासान युद्ध चल रहा था, उतनी ही वह ऊपर से शांत दिखाई दे रही थी। किले के एक मुंडेर पर बैठी हुई वह लगातार दूर तक देख रही थी। हल्की धूप के साथ साथ तेज बह रही हवाओं के चलते उनके कपड़े लहराते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसकी स्थिरता मानो हवा से कह रही थी कि मुझे तेरे होने का कोई एहसास नहीं है। तभी एक स्त्री सिपाही आकर उसके कुछ कदमों की दूरी पर चुपचाप खड़ी हो जाती है। उसने घूंघट किया हुआ था और दोनों हाथ बांधकर अपनी गर्दन झुका ली थी। कुछ पलों के बाद दमयंती देवी अपनी खामोशी से पैदा हो रहे डर को विराम देती हैं और बिना उस स्त्री की तरफ देखे ही कहती है, जो भी कहना हो वह निसंकोच कहो। वह स्त्री कहती है, माँ साहब, हम अभी तक लाछो तक पहुँचने में कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन हमें लाछो का भेजा हुआ मैसेज मिला है। यह सुनते ही दमयंती देवी के शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है। उसकी स्थिर आंखें और स्थिर शरीर दोनों ही गति में आ जाते हैं। वह झट से स्त्री की ओर मुड़ जाती है और उसे देखने लगती है। दमयंती देवी उसकी और उत्सुकतावश देख रही थी। वह जानना चाहती थी कि लच्छो इस वक्त कहाँ है, कैसी है और क्या कर रही है, जबकि वह स्त्री दमयंती देवी की बड़ी बड़ी आंखों की चमक से डरकर सिहर जाती है। वह स्त्री कांपते हुए बात को पूरा करती है और कहती है, माँ साहब, मैसेज यह है कि हम जौहरी की दुकान तक पहुँच गए हैं, बस वहाँ से हीरे लेकर निकलना बाकी है। दमयंती देवी कहती है, उसकी काबिलियत पर मुझे कभी कोई शक नहीं रहा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वह क्या कह सकती है, लेकिन यह काम उसके लिए नहीं है। उसे मैसेज भेजो कि वह जहाँ भी है तुरंत उस काम को छोड़कर वापस लौट आए। इस काम को अपनी टीम के हवाले करके इसी पल वहाँ से रवाना हो जाए। दमयंती देवी की बात सुनकर वह स्त्री एकदम खामोश रह जाती है, क्योंकि लच्छो को लौटने का मैसेज वह अपनी तरफ से भेज चुके थे, लेकिन वह मैसेज लच्छो को मिल गया था ऐसा कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था। एक पल खामोश रहने के बाद वह स्त्री सिर झुकाकर जी माँ साहब कहकर वहाँ से पीछे की ओर 2 कदम पलटकर चलती है और वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती है, जहाँ अपने लक्ष्य तक पहुँच जाना एक खुशी का संकेत था। वहीं दमयंती देवी की दिल की धड़कन बढ़ रही थी। उसे कुछ बहुत बुरा होने का आभास हो रहा था। दमयंती देवी इस वक्त कोई भी नुकसान उठाने के लिए तैयार नहीं थी, पर इस अनहोनी के तौर पर वह लच्छो को नहीं खोना चाहती थी, इसलिए वह हर कीमत पर उसके वापस लौट आने पर जोर दे रही थी। मॉरिशस एयरपोर्ट। कौटिल्य, जो लगातार लैपटॉप पर काम कर रहा था, अब तक अपना काम खत्म कर चुका था। काम पूरा होने के बाद उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह लंबे गहरे सांस लेकर अपने दोनों हाथों को ऊपर करके अंगड़ाई लेता है।
इस वक्त उसका लैपटॉप उसकी टांगों के ऊपर यानी कि गोद में रखा हुआ था। तभी उसका ध्यान अपने ठीक सामने बैठे हुए अर्जुन सिंह पर जाता है। अर्जुन सिंह लगातार खामोशी से कौटिल्य की तरफ ही देख रहा था। कौटिल्य अर्जुन सिंह की निगाहों में छिपे हुए पूछे गए सवाल का जवाब देता है। हाँ, काम हो गया है। अब हर ढूंढने वाले साइबर एक्सपर्ट को यही लगेगा कि तुम और भूमिका अपने अपने घर पर हो। इसके अलावा मैंने आगे के प्लान को भी एग्जीक्यूट कर दिया है। अब हम यहाँ से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अर्जुन सिंह अपनी जगह से खड़ा होता है और कौटिल्य के साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ जाता है। इसके बाद वह उत्सुकतावश कौटिल्य से कहता है, वह सब तो सही है, लेकिन पहले यह बताओ कि तुमने किया क्या है। फिर भूमिका की तरफ निगाहें घुमाते हुए आगे कहता है, और यह भूमिका लगातार क्या करने की कोशिश कर रही है, तब से फोन पर ही लगी हुई है। ऐसा कहकर भूमिका की तरफ अपना हाथ करता है। अर्जुन के साथ साथ कौटिल्य भी उसी तरफ देखने लगता है। वह दोनों देखते हैं कि भूमिका का हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है। इसके बाद कौटिल्य और अर्जुन एक दूसरे के चेहरे की तरफ वापस देखते हैं और झट से अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं। कौटिल्य अपने गोद में रखे हुए लैपटॉप को बंद कर देता है और उसे हाथ में लेकर भूमिका की तरफ बढ़ जाता है। अर्जुन भी कौटिल्य के कदम से कदम मिलाता हुआ भूमिका के पास पहुंच जाता है। अब तक भूमिका ने भी अपना चेहरा हाथ पकड़ने वाले शख्स की तरफ घुमा लिया था। एक पल के लिए भूमिका का चेहरा उसे गुस्से में दिखाई देता है, जिस गुस्से में वह अपने फोन को फेंकने वाली थी। दूसरे ही पल भूमिका का चेहरा एकदम से सामान्य हो जाता है। वह अपनी आंखों के सामने मौजूद चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही थी। उसके दिमाग की तरफ से सिग्नल आ रहे थे कि वह उस शख्स को जानती थी, लेकिन यह है कौन। तीसरे ही पल भूमिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बोल पड़ती है, तुम यहाँ। सामने मौजूद शख्स मुस्कुराते हुए कहता है, शुक्र है कि तुमने मुझे पहचान लिया, वरना मुझे तो एक पल के लिए लगा था कि कहीं तुम्हारा फोन बचाने के चक्कर में मैं अपना एक आध दांत न गवा बैठूं। अब तक कौटिल्य और अर्जुन भी उन दोनों के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। भूमिका कहती है, सम्मुख को अपने सम्मुख देखकर कौन नहीं पहचानेगा। हाँ, लेकिन इस वक्त तुम्हारी इस जगह पर कोई और होता तो पक्का उसका एक आध दांत टूट जाता। इस पर सम्मुख ऊपर की ओर अपना चेहरा करके कहता है, ऐ भूमिका को बनाने वाले, तेरा फिर से धन्यवाद कि भूमिका को मेरा नाम अभी तक याद है। भूमिका के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपने हाथ से उसके कंधे के पास घुसा कर रख देती है और कहती है, तुम्हारी हरकतों को देखकर लग रहा है कि तुम्हारे फ्लर्ट करने की आदत अभी तक ज्यों की त्यों है। इस पर सम्मुख जवाब देता है, फिर एक ही आदत नहीं, बल्कि मैं पूरा का पूरा वैसा हूँ, ज्यों का त्यों। इसके बाद भूमिका अर्जुन और कौटिल्य से सम्मुख का परिचय कराती है। वह सम्मुख है मेरे बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड, मतलब हमारा भी दोस्त हुआ। अब सम्मुख मुट्ठी बनाकर अपने सीने के पास रखते हुए कहता है, आह। भूमिका झट से कहती है, क्या हुआ। सम्मुख जवाब देता है, तुम्हारी बात सुनकर बड़ी तेज दर्द हुआ। क्या तुम सीधा सीधा नहीं कह सकती कि यह मेरा दोस्त है। इसके बाद वह अर्जुन और कौटिल्य से बारी बारी हाथ मिलाते हुए कहता है, इसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत देना, मैं इसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ और अब से तुम्हारा भी दोस्त हूँ। भूमिका सम्मुख से पूछती है, तुम यहाँ कैसे। इस सवाल का जवाब देने के बजाय सम्मुख कहता है, यह सवाल तुम्हें नहीं मुझे पूछना चाहिए। मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ मेरा होना सामान्य बात है, पर तुम यहाँ क्यों आई हो, इसलिए तुम बताओ कि यहाँ कैसे आना हुआ। अब भूमिका कहती है, मेरे पूछने का मतलब है कि तुम यहाँ एयरपोर्ट पर। इससे पहले कि भूमिका अपनी बात पूरी कर पाती, सम्मुख उसकी बात को बीच से ही काट देता है और कहता है, चलो पहले यहाँ से बाहर चलते हैं, उसके बाद आराम से बात करेंगे। दरअसल सम्मुख ने भी खुफिया एजेंसी ज्वाइन की हुई थी, लेकिन यह बात कोई नहीं जानता था कि यह किस खुफिया एजेंसी की किस ब्रांच में है। यही वजह थी कि उसके लिए कहीं भी पहुंचना बहुत आसान था। इसके अतिरिक्त मॉरिशस में उसकी पहचान एक अच्छे बिजनेसमैन की थी। इसके अलावा उसका मीठा स्वभाव और जुगाड़ू प्रवृत्ति उसके लिए बड़ी ही फायदेमंद थी। इसी तरह एजेंसी ज्वाइन करने के बाद वह किसी बिजनेस मीटिंग के संदर्भ में मॉरिशस के एक ऐसे बिजनेसमैन से मिला जो अपनी बेटी के लिए एक भारतीय दामाद ढूंढ रहा था, और वह चाहता था
कि उसका दामाद उसके कारोबार को मॉरिशस में रहकर संभाले। पहली ही मीटिंग में समूख एक बिजनेसमैन पिता अंशुमल और बेटी सांभवी दोनों को ही काफी पसंद आ गया था। कुछ ही मुलाकातों में सांभवी और समूख एक दूसरे को चाहने लगे थे। इस मामले में भी समूख की किस्मत काफी अच्छी रही थी। इस बिजनेस ट्रिप जो सिर्फ बहाना थी अपने खुफिया मिशन को पूरा करने के लिए। उसके बाद इस अवसर को उसकी एजेंसी ने एक सुनहरे अवसर की तरफ देखते हुए उसे वहीं परमानेंट शिफ्ट होने के लिए कह दिया था। तब से वह अपने बिजनेसमैन की इमेज के साथ यहीं पर रह रहा था और अपनी एजेंसी के लिए भी काम कर रहा था। आज भी यह उसी का हिस्सा था यूं अचानक एयरपोर्ट पर भूमिका के सामने प्रकट हो जाना।